RKBS RKSMBK के तहत है वो बेसलाइन सर्वे के बारे में बात की थी। और हमने बात की थी कि किस तरह से हम लोग कक्षा में बैकग्रेड शिक्षण में है वो गतिविधियां है वो शामिल करें। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं इसी की निरंतरता में, इसी के क्रम में, कि किस प्रकार से हम लोग है वो नेक्स्ट जो है कक्षा में जब हमारा बेसलाइन हो गया, हमारा ग्रुप बन गया, तो ग्रुप बनने के बाद में हम लोग क्लासेस को किस तरह से शिक्षण देंगे। तो सबसे पहले मैं अरुण शर्मा हूँ, डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में RKSMBK का जो नोडल ऑफिसर हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पिछले दो जो वेबिनार सीरीज हुई उसके बाद में तीसरे में भी लगातार आपके साथ में आप लोगों का स्वागत करते हुए। अब सबसे बड़ी बात है, मैंने जैसा कि पहले भी बताया था, आपको फिर दोबारा दोहराता हूँ कि हमें क्या ज़रूरत है इस सीरीज की, वेबिनार सीरीज की। होता यह है कि जब हम लोग कक्षा शिक्षण में वास्तविक रूप से, व्यवहारिक रूप से जाते हैं दक्षता आधारित शिक्षण के लिए, वर्कबुक के में जो दक्षताएं निहित है उनको विद्यार्थियों तक पहुंचाने की, तो बहुत सारी शंकाएं हमारे सामने आती हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं हमारे मन में आती है, बहुत सारी उत्कंठाएं आती है। तो उन सब के लिए कोई ना कोई मंच होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पे आकर के हम लोग है अपनी बातों को रख सकें और हम लोग हमारी शंकाओं का समाधान कर सकें। बस इसी उद्देश्य को लेकर के शिक्षक मंच का वेबिनार सीरीज है वो हमने यहाँ तय किया। पिछली दोनों हमारा जो वेबिनार सीरीज हुई थी आप लोगों ने बहुत पसंद की थी, उसके यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों ने हिट किया है। इससे लगता ये है कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो कि इस बात में इंटरेस्टेड हैं, इस बात में रुचि लेते हैं कि उनको अपने कक्षा शिक्षण को कैसे बेहतर बनाना है, कैसे अच्छा बनाना है, और किस तरह से वो ABL किट का उपयोग करें, किस तरह से वो है अपनी किताब का उपयोग करें, वर्कबुक का उपयोग करें। बस यही उद्देश्य है। और जैसा मैंने बताया कि पिछले ये कब कब करेंगे, तो आज हमारा तीसरा है। 8 सितंबर को हमारा तीसरा जो है वेबिनार हो रहा है। पहले 2 वेबिनार हम हो चुके हैं, दूसरे में निश्चित रूप से जो पहला वेबिनार हुआ था उसमें हमने 8 सितंबर का समय आपको दे दिया था, इसलिए उसमें नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट थे वो थोड़े से कम रहे थे। लेकिन आज है 305 लोग अभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और मुझे लगातार उम्मीद है कि इनकी संख्या हज़ारों में होने वाली है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जिस पे हम लोग बात करने जाएंगे, क्योंकि हमने है वर्कबुक पढ़ना प्रारंभ कर दिया, वर्कबुक से सभी बच्चा, कक्षा अध्यापक, विषय अध्यापक परिचित हो गया, और उसके बाद में हमने बच्चों का बेस लाइन असेसमेंट कर लिया। बेस लाइन असेसमेंट के बाद में हमने ग्रुप्स बना दिए, 2 ग्रुप बैठे हैं ऐसे जो कि दक्षताओं के मामले में थोड़े अच्छे हैं, ऐसे जिन्हें अभी दक्षताएं और सीखनी हैं। इन दोनों के ग्रुप्स को अब लोगों को कक्षा शिक्षण हम करवा रहे हैं। तो कक्षा शिक्षण कराने के लिए सबसे जो आसान सा तरीका है वो पुराने मेथड है, जो लेक्चर मेथड होते हैं, थोड़ा थोड़ा डेमोस्ट्रेशन मेथड भी थे, उनको बदल करके आज जो मेथड आ गया वो हो गया एक्टिविटी बेस्ड मेथड। हमें बच्चों के साथ में बच्चा बनना है, हमें बच्चों को ये लगे कि बच्चा किस तरह से इन्वॉल्व होता है हमारे गतिविधि में, शिक्षण में, उसे अध्ययन कहीं बोझ न लगे। बस इसी कारण से आज के विषय को हमने लिया है गतिविधि आधारित शिक्षण। गतिविधि आधारित शिक्षण से लाभ क्या है? चाहे कोई क्लासरूम में आप टीचर से पढ़वा रहे हैं, या कोई बच्चा पढ़ रहा है, या फिर कुछ चीज़ रट रहा है, बार बार है, उसे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर वो रटना है तो वो समझ नहीं पाएगा, सिर्फ वो रट लेगा। तो इसी रटने की प्रवृत्ति को बदल कर करके हमारा मकसद ये है, अध्ययन अध्यापन का वास्तविक रूप से मकसद ही ये होता है, उद्देश्य यही होता है कि बच्चा जो हम उसे सिखाना चाहते हैं वो सीख ले और दैनिक जीवन में उसका उपयोग करे। और जब उसका इंटरेस्ट होगा, जब उसे रुचिकर लगेगा कि ये काम करना, पढ़ना और अध्ययन करना, तो फिर उसका ध्यान इंटरेस्ट होगा। बहुत सारी बार आप देखते हैं कि जब आप संगीत सुन रहे होते हैं, मंदिर या मस्जिद में है जाकर के माथा टेक रहे होते हैं, गुरुद्वारा में माथा टेक रहे होते हैं, तो आपको दुनियादारी से विछोह हो जाता है। सिर्फ आप लोगों का एकाग्र होकर के आप उसी काम में लगे रहते हैं जिस काम के लिए आप वहाँ गए हैं। तो बस यही तरीका है विद्यालय में भी। जब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं विद्यार्थी के रूप में, तो हमारा जो है वो फोकस है, हमारा जो अटेंशन है वो हमारे अध्ययन की तरफ हो, और वो तब होगा जब हमें वो आनंददायी होगा, हमें मजा होगा। खेलते समय जब वो कोई विद्यार्थी है खेल रहा होता है, जो खिलाड़ी जब खेल रहा होता है, गोल के करीब जाकर के उसको गोल
पोस्ट में शॉट मारना होता है, तो वो कहीं इधर उधर नहीं देख रहा होता है, क्योंकि उसे खेलने में आनंद हो रहा होता है। तो बस यही उद्देश्य समझिए, यही इसके पीछे का लॉजिक है कि हमें है वो पढ़ाई की तरफ विद्यार्थी का ध्यान केंद्रित करना है, इसलिए उसको गतिविधि में स्वयं को इन्वॉल्व करना है। अब मैंने जैसा बताया कि जिसमें उसे आनंद आएगा तो वो मनोरंजक होगा ही होगा, और जो चीज़ मनोरंजक तरीके से सीखी जाती है वो हमेशा स्थायी होती है। परमानेंट चीज़ सीखने के लिए होगा कि जिसमें वो आनंद आएगा। बहुत सारी बच्चियों को भी ऐसा होता है ना, जब वो पहली पहली बार वो रसोई घर में जाकर के कुछ बनाने की कोशिश करती है और उसको आनंद आ रहा होता है, तो वो बहुत जल्दी सीखती है। कोई किसी स्कूल में ट्रेनिंग नहीं ले रही होती, फिर भी वो सीखती है, और इसका रीज़न केवल इतना होता है कि उस कार्य में उसे आनंद आ रहा होता है। तो हमें हमारे अध्ययन अध्यापन को रुचिकर बनाना है, विद्यार्थी को रटने की जो है वो प्रवृत्ति कम कर करके सीखने की प्रवृत्ति, उस दक्षता को हासिल करने की वो प्रवृत्ति उसको लाना है, और बच्चे को इन दोनों के बाद में पढ़ाई में ध्यान दिलवाना है कि वो पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। मुख्य रूप से ये बात है। अब ये है कि इसके बाद में हम करेंगे कि इसको कैसे करेंगे। ये गतिविधियां, दक्षता के आधारित जो गतिविधियां, उसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी, आप कौन सी दक्षता की बात कर रहे होते हैं, कौन सी दक्षताएं किस विषय वस्तु को पढ़ाते समय आपके लिए आवश्यक होती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपकी कार्य पुस्तिकाएं हैं, कक्षा 3 से 5 तक की कार्य पुस्तिकाएं हैं, उसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं कि किस प्रकार की आप दक्षताएं हैं वो कक्षा 3 से 5 की पुस्तक के अनुसार है, कार्य पुस्तिकाओं के अनुसार है, वो उपयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा आप स्वयं भी है वो रचनात्मक गतिविधियों का निर्माण कर सकते हैं। अब मैं एक क्लासरूम का वीडियो देख रहा था, जो हमारे ही किसी विद्यालय के शिक्षक द्वारा बनाया गया था। उसने क्लासरूम में है वो विज्ञान का पाठ पढ़ा रहा था। विज्ञान और गणित में है सबसे गतिविधियां करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसने बड़े आसान तरीके से बनाया था। और उन्होंने क्या किया था कि एक छोटा सा है वो गिलास उन्होंने अपने सामने रखा था, और उसके ऊपर एक है वो मोमबत्ती रखी हुई थी। मोमबत्ती इसको उन्होंने जलाया था, और उसके बाद में आग लगा, उसके बाद में उसको बंद कर दिया था। खुले में थी, बहुत जल्दी से मोमबत्ती है वो थोड़ी देर में बंद हो गई। लेकिन जब उसने उसके गिलास के नीचे एक कटोरी रखी जिसमें पानी भरा और उसके ऊपर मोमबत्ती लगा के फिर बंद रहा, तो उसमें समय ज़्यादा लगा। बस इस तरह की छोटी छोटी गतिविधियां हैं जिसके अंदर बच्चे सोचने पे मजबूर हो जाए कि आखिर हमारे सर ये कर क्या रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। और बस फिर उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो पानी है तो उसके बाद में ऑक्सीजन पानी से भी थोड़ी बहुत वहाँ रहती है। इस तरह की गतिविधियां आप स्वयं निर्माण कर सकते हैं। छोटे छोटे चार्ट बना सकते हैं, प्लेइंग कार्ड्स बना सकते हैं। जोड़ने घटाने के लिए कुछ भी नहीं करें तो एक रेल बना सकते हैं। एक बच्चों की रेल है कि मेरी पहली चली रेल, मैं हूँ इंजन 2 डब्बे। अगली बार है मैं इंजन और 3 डब्बे, फिर चौथा डब्बा, पांचवा डब्बा। इस तरह से जाके कंपेरेटिव कर करके आप लोग है वो ये काम कर सकते हैं विद्यालय के अंदर, जिससे कि गतिविधियां निर्माण निर्माण हो, और जो कंटेंट आप पढ़ाना चाह रहे हैं उससे संबंधित रचनात्मक गतिविधियां तैयार हो सके। और हमारा जो ये है, इसमें मेरा एग्जाम्पल की तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ कि आप लोग है वो इस तरह की कोई गतिविधि है अगर आपके पास है, तो वो लोग हमें आप लोग शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में शेयर किए, हम लोग बाकी लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिससे कि आपकी अपनी इंडिजिनस आपकी बनाई हुई जो गतिविधि है वो बाकी जगह भी है वो बाकी शिक्षकों के साथ में तैयार हो सके। अभी इसी क्रम में हम लोग एक्चुअली मैटर ये है कि एकेडमिक्स पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी प्रयास में है हम लोग एक नया काम कार्यक्रम भी प्रारंभ करना चाह रहे हैं। और वो ये जानना चाह रहे हैं कि हम लोग किस तरह से अध्ययन को है वो रुचिकर बनाने के लिए डिजिटल जो है माध्यम उसका उपयोग करें। आपने देखा होगा ई कक्षा है हमारे विद्यालयों में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन ई कक्षा है वो किताबों पे आधारित था, उसमें दक्षताओं का स्पेसिफिक नहीं था, गतिविधियां नहीं थी, सिलेबस के ऊपर डिपेंड था। अब लोग हम लोग एक प्रतियोगिता शुरू करने जा रहे हैं कि जो हमारे बच्चे शिक्षक होंगे जिनके पास में गतिविधियां निर्माण करने का किसी भी विषय वस्तु को बहुत आसानी से समझाने का हुनर है, उनके पास में कला है, तो उसको वो वीडियो के माध्यम से हम तक भेजेंगे। बहुत जल्दी इसके बारे में है सर्कुलर हम लोग आपको साथ में शेयर करेंगे। तो वो जो है गतिविधियां वो आप लोगों को भी ऐसा ही करने पर न केवल आप लोगों को उत्साहित करेंगी, बल्कि उन गतिविधियों जो निर्मित गतिविधियां हैं जो किसी एक शिक्षक ने बनाई है उसका उपयोग है बाकी विद्यालयों में भी हो पाएगा। तो इस तरह से हम लोग है आप लोगों के साथ में ये काम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है वैष्णवी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
हाँ हाँ, अब ये इसके बाद में है कि हमने जो ये किया है गतिविधियां है उसके लिए हम लोग एबीएल किट का उपयोग करते हैं। एबीएल किट का मतलब ही है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। हर एक जो लर्निंग होगी, सीखने का होगा, उस सीखने की गतिविधि में अगर गतिविधि शामिल होगी तो विद्यार्थी का इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे कि पिछली हमने जब बात की थी वेबिनार, तो उसमें हमने बात किया था कि हर एक विद्यार्थी को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। हर एक बच्चा खुद इन्वॉल्व हो, और इन्वॉल्व तब होगा जब वो गतिविधियां आप लोग कराएंगे विद्यालय में। हर विद्यालय में जो होने वाली गतिविधि होगी कक्षा में, उसमें विद्यार्थी भी किसी न किसी रूप से एक जो भागीदार होगा। और जब वो भागीदारी निभाएगा, जिस रोल को वो अदा करेगा, जिस गतिविधि में वो पार्ट अदा करेगा, उसे वो कभी नहीं भूलेगा। तो जो एबीएल का किट है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन केवल वही नहीं, सब जगह अगर एबीएल किट नहीं है या एबीएल किट की समझ नहीं है, तो वी कैन डेवलप अवर एबीएल किट। हम हमारा खुद का है एबीएल किट निर्माण कर सकते हैं। और किट नहीं भी सही, मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत जब हम लोग पढ़ते तो सीधा पूरब दिशा में खड़े होकर हाथ फैला ले तो दिशा का ज्ञान हो जाता था। आपके शिक्षकों ने भी ऐसा किया था। तो इस तरह की छोटी छोटी गतिविधियां जो है, जिसमें ये समझिए कि जो निश्चित रूप से सीधा सीधा सपाट जो बात है उसको किसी अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तो विद्यार्थियों के लिए वो रोचक बन जाता है। और विद्यालयों के लिए विद्यार्थियों के लिए जो चीज़ रोचक बन जाती है, रुचिकर बन जाती है, वो निश्चित रूप से हमारे लिए उपयोगी इसलिए होगी कि बच्चा आसानी से उसको सीख पाएगा। तो खास रूप तौर पे एबीएल किट है, उसकी समझ विकसित करें हम स्वयं भी, और हमारे विद्यार्थियों को उसके में उपयोग करने के लिए, उसके लिए वो किस तरह से रुचि करें, वो लोग हम लोग उपयोग करें। अब इसमें हम लोग अपनी एबीएल किट भी निर्माण करें। बहुत सारी छोटी छोटी किट जो है वो हम निर्माण कर सकते हैं। बहुत सारी जगह मैंने एक जगह देखा था कि बच्चों ने जो अ, अ, पत्थर के टुकड़े थे, जिनको कुछ और बोला जाता है, उनको लेकर के भी काम किया था, और संख्याओं की गणना है उनके माध्यम से की थी। गुणा और भाग है उसके माध्यम से कर सकते थे। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो हमारे एबीएल किट के बारे में कर सकते हैं। फिर भी आप चाहते हैं कि आप तो परिष्कृत एबीएल किट है उसका उपयोग करें, तो फिर कैसे करेंगे? तो फिर इसके लिए है, वैसे तो एबीएल किट है हमारा परिपूर्ण है अपने आप में, जो रमसा द्वारा आप लोग पहुंचाया गया। फिर भी आप चाहें तो इसके लिए जो है वो ऑनलाइन है वो ढूंढ सकते हैं। तो ऑनलाइन है बहुत सारी ऐसी गतिविधियां जो आप लोगों को सहायता करेगी अपनी कक्षा शिक्षण को और परिष्कृत करने के लिए। अ, खास बात यह है, गतिविधि की आवश्यकता ही इसीलिए बात होती है, उसके लिए प्रमुख रूप से दो काम होते हैं, दो कारण होते हैं। एक तो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट होगा, हर एक बच्चा है हमारी शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया का भागीदार होगा। और दूसरा कारण ये है, ये जो गतिविधियां होती है वो आनंददायक होती है। हम उसमें इन्वॉल्व जब होते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है। विद्यार्थी जब खुश होगा तो वो सीखेगा, वो दौड़ के स्कूल आएगा, कक्षा को मिस नहीं करेगा। और कैसे करें हम, आनंददायी कैसे बनाएं, कैसे हम लोग हैं वो खेलने और खिलाने की जो गतिविधियां हैं उससे मनोरंजन कैसे करें। जब हम क्लासरूम में जाते हैं किसी भी टॉपिक को लेने के लिए, सबसे आसान सा तरीका है आसान को ही अपनाना। सबसे जो आसान चीज, किसी भी कॉन्सेप्ट होता है उसमें सबसे पहले जो उसका परिचय होता है वो सबसे आसान होता है। क्योंकि व्यक्ति अपने अनुभव से, विद्यार्थी अपने अनुभव से, अपने वातावरण से उन चीजों के बारे में सुन रहा होता है ना। तो आप लोग शुरुआत ऐसे करेंगे, कोई इस तरह की आइस ब्रेकर करवाएं। सबसे, मैं किसी भी क्लास में गया जाता हूँ या कभी विजिट करने का, तो सबसे पहले पूछता हूँ कि आप कौन सी क्लास के विद्यार्थी हो। तो एक बोलता है कि मैं चौथी क्लास का हूँ। मैं दूसरे से पूछता हूँ वो कितनी क्लास के हो, तो बोलते हैं चौथी के। मैंने दोनों मिल जाओगे तो कौन सी क्लास के हो जाओगे? तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 8, कोई बोलते हैं नहीं नहीं सब 4 का ही रहेगा। इस तरह के छोटी छोटी आइस ब्रेकर्स करा सकते हैं हम लोग। सबके हाथ ऊपर कर करके हिलवा सकते हैं कि आप हाथ हिलाइए, ताली बजवाइए, एक छोटा सा गीत हम लोग शुरू कर सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं हम लोग वहाँ कर सकते हैं। और इसके अलावा समूह में बांट कर करके फिर काम कर सकते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो हमें है उस विद्यालय की कक्षा के वातावरण के निर्माण के लिए आवश्यक होती है। और सबसे पहले किसी भी गतिविधि के लिए आवश्यक होता है कि हम लोग कक्षा में गतिविधि का निर्माण के लिए एक वातावरण का निर्माण करें, और जिससे कि वो आनंददायी हो सके, वो गतिविधि हमारी आनंददायी हो सके। तो ये जो खास खास बातें हैं ये इस पे करा। इसके अलावा हम लोग प्रश्न आएगा कि कुछ सवाल जो सामने आए थे वो ये थे कि
जब आप कोई भी नई दक्षता को पढ़ाने शुरू करते हैं तो गतिविधि कब कराएं? तो जब कभी भी आप नई कोई भी पढ़ाना प्रारंभ करते हैं, दक्षता को प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहला तो शुरुआत होता है कि बच्चे के व्यवहारिक जो ज्ञान है, उसका पूर्व ज्ञान है, उसका उपयोग करते हुए गतिविधि के साथ में उसको लिंक करें, उस गतिविधि को लिंक करें। जैसे कि मान लीजिए हम लोग उनको है वो जोड़ सिखा रहे हैं, तो जोड़ सिखा रहे हैं तो हम लोग उनको ये सबसे पहले ये कहेंगे कि सबसे पहले ये कहेंगे कि आपके पास में क्या है। जैसे मान लीजिए उनके पास में पेंसिल्स हैं, तो हम लोग कहेंगे कि आपके पास कितनी पेंसिल है, आपके पास कितनी पेंसिल, आपकी पेंसिल और आपकी पेंसिल को जोड़ करके कितनी पेंसिल बन जाएगी। तो ये जो चीजें हैं वो हम लोग गतिविधि है उसको लिंक करना जरूरी है। जब कभी भी हम दक्षता को पढ़ाएंगे तब तक अपने विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान के साथ में, ये खास बात है। और ये सवाल है कि क्या हम लोग सैटरडे को नई दक्षता पढ़ाएं तो सैटरडे को गतिविधि करते हैं, चाहे सैटरडे को कर रहे हैं, चाहे मंडे को कर रहे हैं, चाहे ट्यूसडे को कर रहे हैं, जब भी आपको ये लगता है कि गतिविधि करानी जरूरी है तो आप कराइए। हाँ, आवश्यक ये है कि गतिविधि ऐसी हो जो बच्चों को आनंददायी रखे और साथ साथ में आपके उस दक्षता के साथ में लिंक कर दे। इतनी सी बात है, लिंक होना चाहिए। गतिविधि के साथ में पढ़ाना तो हमें कुछ और चीज़ है और दक्षता हम कुछ और डेवलप करना चाह रहे हैं, तो वो आपस में जब समन्वित नहीं होंगी तो फिर है हमारा सीखने सिखाने का जो उद्देश्य है वो कहीं परिपूर्ण नहीं होगा, वो कहीं हम लोग दिशा भ्रम में चले जाएंगे। और इसके बाद में खास ये बात है कि हमें जो भी दक्षता है वो हासिल करनी है तो हमारी गतिविधि है वो उस दक्षता के आधारित होनी आवश्यक होती है। चाहे आप छोटी सी कहानी सुना रहे हैं, आप कविता सुना रहे हैं, आप खेल खिला रहे हैं, तो वो खेल है उसका अंतिम निष्कर्ष है, वो जो कविता है उसका अंतिम निष्कर्ष है, वो कहानी है उसका जो निष्कर्ष है, वो हमारी दक्षता के साथ में समन्वित हो, ये अवश्य है। ये नहीं कि दक्षता कुछ और चाह रही थी और हम लोगों ने कुछ और गतिविधि की है, यहाँ आवश्यकता इस बात की है। अब ये जो है उसमें विष्णु में से दिख नहीं रहा है शायद, ये क्या है? हाँ, भाषा भाषा व्याकरण व साहित्य की गतिविधियां अलग हो सकती है, निश्चित रूप से अलग हो सकती है, निश्चित रूप से अलग हो सकती है। भाषा का अध्ययन है वो दो तरह के से होता है, एक तो भाषा का ज्ञान होता है और एक भाषा में निपुणता होती है। जब भी हम निपुणता की तरफ जाते हैं तो हमें भाषा में व्याकरण और साहित्य में तारतम्य की आवश्यकता होती है। व्याकरण है वो पुष्ट करनी बहुत आवश्यक होती है, लेकिन चूंकि हम अभी पढ़ा रहे हैं कक्षा 3 को, कक्षा 4 को, कक्षा 5 को और 8वीं तक के विद्यार्थियों को, तो प्रारंभिक कक्षाओं में व्याकरण है उसका सिर्फ ज्ञान देना होता है, लेकिन व्याकरण के ज्ञान के अर्थ में भाषा का ज्ञान है वो तो ले ही सकते हैं ना। व्याकरण को उसकी प्रतिपुष्टि होती है, भाषा की रिच बनाने के लिए, भाषा के में सशक्त भाषा बनाने के लिए व्याकरण है उसको इनपुट देती है, उसका बैकबोन होती है, उसके पीछे होती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भाषा व्याकरण ही भाषा का जान है। भाषा का जान होती है वो व्यक्ति को बोलना और समझना होता है। तो हम लोग चूंकि छोटी कक्षाओं की बात कर रहे हैं तो इसलिए सबसे बात है इसके लिए हम लोग ऐसी गतिविधियां हो जिसमें बच्चा जो है वो पढ़ना सीख सके, कहना सीख सके, अपनी बात को कहना, अभिव्यक्ति की सशक्तता है वो भाषा के लिए नींव का काम करती है। लिखना और पढ़ना दोनों ही, लिखना और बोलना दोनों ही अभिव्यक्ति के सशक्त है वो स्तंभ होते हैं। और हम लोग है लिखना सिखा रहे हैं विद्यार्थी को, बोलना सिखा रहे हैं विद्यार्थी को, तो आवश्यक रहे सबसे पहला काम जो होगा कि उसको उन गतिविधियों में इन्वॉल्व करें जहाँ पे वो बोलना सीख सके, अपनी बात को कहने में वो शंका न करता हो। और दूसरी बात यह है कि जहाँ पर वो लिखना सीख रहा हो, सबसे पहली बात है हम लोग उसको इन गतिविधियों में इन्वॉल्व करेंगे और उसके बाद में आएगा व्याकरण का पुट। जब हमने भाषा है हमारी हमने भाषा को सीख लिया है, भाषा को अभिव्यक्त करना सीख लिया है, तो फिर हमने उसमें व्याकरण का पुट देना आवश्यक हो गया। व्याकरण है वो भाषा को परिष्कृत करने का काम करती है, उसको बहुत सशक्त करने का काम करती है।
इसके लिए हम लोग है छोटी छोटी कहानियाँ सुना सकते हैं, छोटी छोटी राइम्स कविताएं हैं वो सुना सकते हैं, उससे भी दक्षताएं हैं वो सुनाई। मैंने एक यूट्यूब पे एक कविता सुनी थी कि ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, अ की मात्रा, इस तरह की कर करके वो अलग अलग मात्राएं कर करके और अपनी जो मनो बच्चों के साथ में बोल रहे हैं, बच्चे साथ साथ बोल रहे हैं और वो समझ भी पा रहे हैं। तो ये जिस तरह से हिंदी में आप लोग है छोटी सी कोई कहानी, बहुत छोटी से छोटी कहानी, आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि 4 लाइनों में भी कहानी होती है। जैसे कि एक छोटी सी कहानी ये है कि अ, मेरे घर का जो कबूतर था वो मेरे घर से बड़ा हो गया, थोड़ा-सा बड़ा हो गया। जब मैंने छत पे रखा तो वहाँ से वो उड़ गया। जब मेरे घर से उड़ा तो वो जाकर के पास के एक मंदिर पे बैठ गया और मंदिर में जब मैंने आवाज़ दी तो वो मेरे मंदिर से उड़ कर के मस्जिद पे चला गया। थोड़ी देर बाद में मैं उसे बुलाता रहा। वो कभी मंदिर पे जाता है और मस्जिद पे बैठता है, कभी मंदिर पे बैठता है, फिर मस्जिद पे बैठता है। वो लौट कर के फिर मेरे घर आ गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 3 तरह के कबूतर देखे। तो इस तरह की बात होती है। ये बात हो सकती है कि तोता है वो पेड़ पे चढ़ रहा है, फिर एक तोता और आया, फिर उसके पीछे दूसरा तोता था। तो बताओ कितने तोते होंगे। और छोटी-छोटी बातें हैं। इसके अलावा हम जो कहानी है उनकी विशेषता है, जैसे हमने जो तोते की बात करें तो एक हरा तोता आया। तो हमने हरे शब्द पे है गोला लगा दिया। हमने कहा तोते की जो चोंच है वो लाल थी तो लाल पे गोला लगा। तो इस तरह से विशेषण शब्दों पे गोला लगा करके भी बता सकते हैं। बहुत सारी छोटी-छोटी कहानियाँ हैं। इसके अलावा एक और बहुत ख़ास बात होती है रोल प्ले की। ये सबसे आनंददायी होती है। हम लोग देखते हैं छोटे बच्चे जो हैं वो गुड़िया-गुड्डी का खेल खेलते हैं। विशेषकर लड़कियाँ जो बच्चियाँ होती हैं वो ज़्यादातर खेल खेलती हैं। और उस रोल प्ले जब करते हैं तो वो अपने-अपने किसी किरदार को निभाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के सीखने में हम लोग है इस तरह के रोल प्ले को भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इसके इसके अलावा ये जो खास बात है कि मैंने जैसा बताया कि जीवन के परिदृश्य को उपयोग करके ऐसे दक्षताओं को आप सीख सकते हैं। अ, जैसे कि ये कहा होता है कि आज तो काल आपके उदाहरण दे सकते हैं जो कि हमने केला खरीदा, हमने क्या अनार खरीदा, कितने रुपए का अनार था, इतने रुपए का केला था, कुल केले कितने हुए, कुल रुपए कितना खर्च हुआ। अगर हमें उसमें से 2 केले एक अनार खरीदता तो कितना पैसा होता, और अनार के केवल केला खरीदता कितने केले देकर के मैं वापस अनार खरीदता। तो इस तरह की छोटी छोटी गतिविधियां जिसमें बच्चों को है वो इन्वॉल्व करना है वो है हम लोग सिखा सकते हैं। अब जो है वो मैं जिसके लिए हम लोग यहाँ उपस्थित है वो है कि हम लोग आपके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करें कि आप लोगों ने क्या किया है, क्या हमसे आप जानना चाहते हैं। अब तक मेरे पास में लगभग है वो 1000 लोग हैं वो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। और कहीं से एक आवाज़ आ रही है कि आवाज़ सही नहीं आ रही। आवाज़ सही इसलिए नहीं आ रही कि आज मैं अपना है हेडफोन है वो कहीं घर बुलाया हूँ, तो मैंने मांग करके और वैष्णवी से ये लिया है, इसलिए आवाज़ सही नहीं आ रही होगी। प्रयास करता हूँ मैं अपने माइक को अपने पास ला करके अच्छी आवाज़ में आपको करता हूँ। अ, बताओ इनको कि मैं हेलो। हाँ, इसके अलावा जो हमारे पास में जो बाकी सवाल हैं उनके बारे में बता दो इनको, फ़ोन करके बता दो। हाँ, इसके है ये ताराचंद जी मीणा साहब हैं हमारे। वो कह रहे हैं RKSM-BK में कौन कौन से रजिस्टर फाइल संधारित करने, कौन कौन सा रजिस्टर फाइल रिकॉर्ड के लिए होना चाहिए, उसके फॉर्मेट भेजें। ताराचंद जी मीणा साहब, हम लोग फॉर्मेट ही भरते रहेंगे या पढ़ाएंगे भी। RKSM-BK इस तरह का प्रोग्राम है जिसमें हमको कक्षा अध्ययन करना है। इसमें आवश्यक ये है। तो हमने कोई बहुत आपको फॉर्मेट नहीं दिए हैं इसके लिए। हमने सिंपल सा शाला दर्पण पे एक मॉड्यूल दिया था, उससे हमें ये पता चल जाए कि आपके है वो वर्कबुक हो गया कि नहीं हो गया। सिर्फ इस बात के लिए कि आपने है फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितनी वर्कबुक पूरी हुई है, उसके लिए कोई अलग से हमने है रजिस्टर या फाइल संधारित करने का नहीं दिया। हाँ, पर आपने अगर कोई गतिविधियां बनाई हैं तो उसको बाकी लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि वो बाकी पूरे स्टेट में भी जाए तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अब जल्दी ही हम लोग है जो आपके वीडियोज है उसकी एक प्रतियोगिता भी प्रारंभ कर रहे हैं। हम लोग आपको बहुत जल्दी सर्कुलर निकालने वाले हैं। उसके तहत आप अपने 2 मिनट के ऐसे वीडियो की किसी भी गतिविधि का, क्लासरूम टीचिंग का या किसी गतिविधि को कैसे कराया जा सकता है बिना क्लासरूम के,
बाकी बच्चों के लिए इस तरह के वीडियो बना करके हमारे पास भेजेंगे तो हम बाकी लोगों के साथ में लेंगे। सवाल किया है अ, चंद्रभान शर्मा जी ने, उन्होंने कहा है कि मिडलाइन टेस्ट कब लेना है। अ, हमारा जो आर के एस एम बी के प्रोग्राम है वो है ही कि बच्चों को और टीचर्स का बोझ कम करे। मिड टर्म और कोई टेस्ट नहीं है, SA1 SA2 SA3 होगा, और वो जो होगा उसमें आप लोगों ने जो दक्षता आधारित शिक्षण किया है उसी का टेस्ट होगा, और उसमें ये है कि आप लोगों ने जो विद्यार्थियों ने जो रिप्लाई दिए होंगे वो लोग आप लोग सिर्फ स्कैन करेंगे, रिजल्ट अपने आप आएगा। और पहली बार ऐसा भी होगा कि विद्यार्थियों ने कौन सी दक्षताएं प्राप्त की, कौन सी दक्षताओं में अभी भी वो पिछड़ रहे हैं, वो विद्यार्थी को भी, उसके शिक्षक को भी, अभिभावक को भी जानकारी मिल सकेगी, जिससे कि वो उस दिशा में और अधिक मेहनत कर सके। चंद्र प्रभा जी वो कहती है कि हिंदी में क्या गतिविधियां करवाई जानी चाहिए। कुछ गतिविधियां हमने बात की है, आपने ये सवाल किया, अगली बार जो हमारा वेबिनार होगा उसमें हम केवल गतिविधियां यहाँ ला करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, कुछ हिंदी की, कुछ अंग्रेजी की और कुछ गणित की। अगली बार हमारी केवल गतिविधियां होगी, और अभी वर्तमान के लिए ये है कि जो गतिविधियां किताब में है या आप जो है वेबसाइट पे है वो ट्राई करें ढूंढने की, वहां आपको जरूर मिलेगी। फिर भी आपका ये सवाल है, सुझाव है, बहुत अच्छा सवाल सुझाव है। हम कुछ गतिविधियां, हर क्लास की कोई ना कोई गतिविधि है वो यहाँ ला करके आप लोगों के साथ में साझा करेंगे। शालू मिश्रा जी है, उनकी कलम कहती है कि सर जो गतिविधि आधारित प्रतियोगिता के बारे में बताएं, जानकर काफी अच्छा लगा। इसे सभी शिक्षक अपनी गतिविधियों को अन्य बच्चों के साथ में शेयर करेंगे। धन्यवाद शालू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस तरह की और भी गतिविधियां, एक्चुअली ये भी एक गतिविधियां ही है जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और हमें हमारे अच्छे शिक्षक जो हैं, जो अच्छा काम कर सकते हैं, उन लोगों को बाकी लोगों के साथ में शेयर करने में आनंद आता है। हमारे साथ में जो है एक मैसेज भेजा है, वो है भोला शंकर जी शर्मा ने। वो कहते हैं सर स्कूल में इसका अ, निरीक्षण किया जाकर टीचर विद्या का अनुसार काम कर नहीं रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं भोला शंकर जी, वो करते हैं, जो अच्छे शिक्षक हैं वो जरूर अच्छा काम करते हैं। और ये जो है आर के एस एम बी के ये जो प्रोग्राम है वो भी असली बात है। कोई कोई भी विद्यार्थी पढ़ता क्यों है, कोई भी व्यक्ति पढ़ता क्यों है कि उसे कुछ जानकारी प्राप्त हो, वो सीख सके। फोकस जानकारी प्राप्त करना नहीं है, किसी के बारे में केवल सूचना प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जानकारी प्राप्त कर करके और सीखना, उसका उपयोग करना है। नफीस अहमद जी कहते हैं कि आर के एस एम बी के ऐप पर NIC ID से लॉगिन नहीं हो रहा है। हमारे जिले की श्रीमती मनीषा गुप्ता ने इस शिकायत में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दर्ज कराई है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि कम से कम 1.5 लाख शिक्षक ने है वो ऐप है वो उस पर एक बार, कम से कम एक बार साइन इन किया है। तो नेचुरल है कि हमारा जो ऐप है वो आप लोगों के लिए है वो रुचिकर तो हो ही रहा है, आनंददायी भी हो रहा है। तो इतने सारे लोगों ने उसमें लॉगिन किया है। अगर उनका NIC ID सही है तो जरूर लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन केवल वो लोग कर पा रहे हैं तो शाला दर्द पे स्टाफ लॉगिन में लॉगिन है। और इसके साथ में खास बात ये है कि जो ग्रेड 2 के और ग्रेड 3 के टीचर हैं, ये दोनों टीचर्स हैं वो लॉगिन बड़ी आसानी से कर पा रहे हैं। हमारे साथ में है दिनेश जी बिश्नोई। वो कहते हैं भाषा अधिगम का और भाषा अर्जन में क्या फर्क होता है। गजब, बहुत बढ़िया सवाल है। आपने तो दिनेश जी मुझसे ऐसा सवाल कर दिया जैसा कि सवाल तो मेरे शोध में भी नहीं हुआ था, है ना, शोध परख में भी ये सवाल नहीं हुआ था। भाषा अधिगम का अर्थ होता है भाषा को जानना, और भाषा को अर्जन करने का मतलब होता है कि भाषा की गूढ़ रीतियों से भी परिचित हो जाना। सबसे पहला जो कदम होता है वो भाषा का अधिगम होता है, भाषा सीखी जाती है। और उसके बाद में जैसे मैं कुछ समय के लिए फ्रेंच सीखना शुरू हुआ था, तो मैंने कुछ है बॉन्जिया का मतलब होता है गुड मॉर्निंग, या इस तरह से वर्ड था, तो ये मेरा भाषा अधिगम था। उस भाषा के कुछ शब्द मैंने जो काम चलाऊ थे, जो किसी भी फ्रेंच मेल पर्सन के साथ में मैं बात करता तो सब शुरू कर सकता था, वो मेरा भाषा अधिगम था। लेकिन भाषा अधिगम तब होता जब मैं उनकी साहित्यिक
किताबों को पढ़ने में सक्षम होता, मैं अपनी बात कहने में सक्षम हो जाता, उसके व्याकरण से मैं परिचित हो जाता, तो भाषा अर्जन होता। तो ये प्रमुख रूप से ये इन दोनों में फ़र्क होता है। हमारे साथ में अब्दुल रहमान साहब है गेस्ट, इन्होंने मुझे लिखा है कि RKSMB के ऐप लॉगिन नहीं हो रहा है, स्टाफ आईडी अमान्य आ रहा है। तो स्टाफ आईडी को दोबारा चेक करें। अगर आप ग्रेड 2 के और ग्रेड 3 के टीचर हैं तो आपका लॉगिन अवश्य रूप से होगा। अब बहुत जल्दी हम आपकी सहायता के लिए आपके ब्लॉक पे डिजिटल सारथी भी नियुक्त करना चाहते हैं। उनके टेलीफोन नंबर हम लोग आपके ब्लॉक में प्रचारित कर देंगे। तो इस तरह की जो समस्या आएगी, तकनीकी समस्या, वो लोग उनका को दूर कर पाएंगे। वेद प्रकाश जी कहते हैं, ये प्रिंसिपल है वेद प्रकाश जी, ये कहते हैं गतिविधि द्वारा पढ़ना किसे सीखें, कैसे सीखें। वेद प्रकाश जी, सबसे पहले तो ये सीखना जरूरी है गतिविधि किसे कहते हैं। आप स्टाफ रूम में मीटिंग लेते हैं और मीटिंग लेकर के सबको कुछ न कुछ कहने के लिए बोलते हैं, वो एक तरह से क्या हुई, एक गतिविधि हो गई। तो ये एक गतिविधि हो गई, ठीक है। इसी प्रकार की विभिन्न गतिविधियां होती है, उससे हम लोग ये काम कर सकते हैं। और इसके बाद में है ये एक जो है वो अटेंडी है, इनका नाम इन्होंने लिखा नहीं है पूरा। ये स्कूल का नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खारड़ा स्कूल रानी में है। वो उच्च प्राथमिक स्तर के हैं, उच्च माध्यमिक हो चुका है। उच्च माध्यमिक जल्दी ही हमारे विद्यालय में शिक्षक लगाने का ये जल्दी हमारे विद्यालय में शिक्षक लगाने का प्रकरण है। तो शिक्षक लगाने का तो प्रकरण है, लेकिन ये RKSMB की बात नहीं है, आपकी बात है, वो हमने नोट कर ली है। और इसके बाद में हमारे पास में मीनाक्षी गुर्जर जी कह रही हैं SA2 वर्कबुक में कैसे लेना है। ऐसे वर्कबुक बता दो ना, ऐसे जो 2 वर्कबुक बता दो। SA2 जो वर्कबुक है वो वर्कबुक से नहीं होगा, SA2 है, उसके लिए आपके पास में विधिवत है एक प्रकार की शीट आएगी, आकलन प्रपत्र आएगा। वो आकलन प्रपत्र होगा, उसके साथ में है वो आंसर सीट, जिसको OCR सीट बोलेंगे, वो आएगी। और आप लोगों को उसमें भरने के बाद में स्कैन कर करके रिप्लाई देना है। इसके बाद में है वो प्रीति गौतम है, वो कहती हैं कि वीडियो आपके पास सेंड करने हैं क्या सर। बिल्कुल हमारे पास सेंड करने, हम आपके वीडियोस को देखेंगे और उसके बाद में आपकी काबिलियत है उसका चर्चा करेंगे, उसको आपके सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे कि हमारी जो प्रीति गौतम जी हैं वो इतना अच्छा वीडियो बनाती है, इस गतिविधि को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती है। वो सब बाकी विद्यार्थियों के साथ, बाकी शिक्षकों के साथ में भी शेयर करेंगे। और हमारे स्टेट लेवल का जो कार्यक्रम होगा उसमें आप लोगों को वीडियो बनाने का अवसर भी देंगे। फिर दोबारा है कि सर कार्य पुस्तिका से ही आकलन पत्र लेना है या पेपर पेंसिल टेस्ट अलग से लेना है। ये भ्रांति मैं दूर कर दूं कि वर्कबुक से, कार्य पुस्तिका से जो आपको टेस्ट लेना था, बेसलाइन असेसमेंट, वो आपने ले लिया है। और उसके बाद में हर सप्ताह आपको एक फॉर्मेटिव असेसमेंट लेना है, जो आपके विद्यार्थी के अंतिम परीक्षा परिणाम में किसी प्रकार से कोई भागीदारी नहीं रहेगा। उसका विशुद्ध उद्देश्य यही है कि वो विद्यार्थी के सीखने के लिए एक आगामी कदम है, वो कदम आपका आगे बढ़ा है। वो परीक्षा जो होगी, परख जो होगी, आंकलन जो होगी, SA1, SA2 और SA3, ये तीनों है वो अलग से आपको आंकलन प्रपत्र दिए जाएंगे, आप तक पहुंचाए जाएंगे। और उसके बाद में विद्यार्थी है वो OCR सीट में उसके उत्तर भरेगा, आंसर भरेगा, और शिक्षक के रूप में आपको है उसका स्कैन कर करके भेजना है। और इसके बारे में बहुत जल्दी हम लोग बाकी आप लोगों के PO के साथ में, आप लोगों के CDOs के साथ में VC भी करेंगे, जिससे इसकी जानकारी सभी लोगों को मिल सके। देवेंद्र सिंह जी हैं, अभी तक सभी बच्चों को वर्कबुक नहीं मिली है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयसिंहपुरा बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़। बड़ा खेद का विषय है जयसिंहपुरा से जो है देवेंद्र सिंह जी आप बता रहे हैं। ये मैं अभी आपके CDO साहब से, DO साहब से बात करूंगा कि ऐसा क्यों है। आप लोगों के, आपके विद्यालय में है वो वर्कबुक है, आज ही पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा क्यों है, ये अच्छी बात नहीं थी। फिर भी पता करते हैं कि कोई क्या रीजन रहा, कम पड़ गई या क्या कारण, वो मालूम करके हम लोग आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में हमारे पास में अनवर अहमद जी हैं, वो ये कहते हैं कि विज्ञान में क्या क्या गतिविधियों से कमजोर बच्चों को सिखा सकते हैं।
गतिविधियां सिखाने के लिए सबसे आसान, सबसे पहली बात तो है गतिविधियां हमारे शिक्षण को है आनंददायी बनाती है। दूसरा काम ये है कि बच्चों का ध्यान है वो अट्रैक्ट करती है। गतिविधि होगी तो बच्चे साथ जुड़ेंगे, और जब साथ जुड़ेंगे, अध्ययन अध्यापन में भागीदारी निभाएंगे, तो फिर वो चाहे कमजोर हो चाहे होशियार बच्चा हो, वो अवश्य सीखेगा, जबकि उसको अध्ययन अगर बोझ न लगे। इस बोझ को आनंददायी में बदलने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो एक गतिविधि शिक्षण होती है। राजेश जी सैनी कहते हैं कि 60 से 80 स्टूडेंट क्लास में शिक्षण को बेहतर कैसे बनाएं। हाँ, बहुत सारी जगह है, बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस में अब तो है, और जो है डिजिटल एजुकेशन का जमाना भी आ गया राजेश जी। अच्छी जो चीज़ है वो हम लोग बहुत दूर बैठ के भी देख लेते हैं। तो संख्या है 60 से 80। अगर आपकी कक्षा शिक्षण में किसी प्रकार की विशेषता है, वो रुचिकर है, तो कितने भी संख्या में विद्यार्थी हो, वो आवश्यक रूप से आपके शिक्षण में ध्यान रखेंगे। इसके बाद में रामेश्वर जी मीणा साहब हैं, वो कहते हैं सर क्या हम यूट्यूब पर गतिविधियों के वीडियो डालकर अतिरिक्त आय करने में कोई दिक्कत है कि नहीं। ये मेरे RKSM BK का सवाल नहीं है, फिर भी आप लोग अपना काम करते हैं, अगर गतिविधियों का वीडियो डालते हैं तो अच्छी बात है। इसके पैसे वैसे के बारे में है वो मेरे को टिप्पणी करने की इजाज़त नहीं है, और नहीं मेरे को करनी चाहिए। इसके बाद में एक और सवाल है कि वो 60 से 80 वाला रिपीट है क्वेश्चन, और इसके बाद में ये पूछ रहे हैं कि डियर सर, कार्यपुस्तिका में प्रत्येक 4 से 5 कार्यपत्र के बाद में एक आंकलन दिया हुआ है, उनकी जांच मार्किंग देकर करनी है या दूसरे तरीके से। भाई साहब, आपने अपनी कार्यपुस्तिका को अच्छी तरह से पढ़ा ही नहीं है। आप अगर पढ़ते तो आपको पता रहता कि उस आंकलन के पश्चात नीचे आपको कमेंट लिखने हैं, आपको उसके आधार पर रिप्लाई देना है। तो कृपया कर करके प्रत्येक शिक्षक से ये अपेक्षा है कि वो अपने RKBSN के तहत मिली हुई वक्फ के प्रत्येक कार्यपत्रक को पढ़े, और पढ़ने के बाद में आपकी क्या उत्तरदायित्व है उसको भी प्राप्त करें। इसके बाद में विष्णु जी शर्मा हैं, वो कहते हैं सर भिन्न को सिखाने के लिए बच्चों को किस प्रकार की गतिविधियों द्वारा शिक्षण करवाया जाए जिससे कि बच्चों में अच्छी समझ हो सके। तो मैंने जैसा आपको बताया कि अगली जो बार जो हमारी वेबिनार होगी उसमें हम लोग है किसी भी एक विषय को लेकर के केवल है वो गतिविधि आदि शिक्षण की जो है वो कुछ गतिविधियां हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, जिससे कि आप उनको और अधिक लोगों तक बांट सके। सालू मिश्रा जी की कलम बार बार सालू मिश्रा जी लिख रही हैं। उन्होंने लिखा है कि सर जी मेरा मानना है कि वर्कबुक के साथ साथ गतिविधि से ही पढ़ाना उचित रहता है। बच्चों में भी इसमें रुचि ले रहे हैं, छोटी कक्षाओं के बच्चों में बहुत अच्छा माहौल मिला। धन्यवाद आपका, ये इस बार का दूसरा धन्यवाद है आज के दिन का, क्योंकि आपने इसका जो है वास्तविक जो है उद्देश्य है उसकी नब्ज को पहचाना है। अमजद खान साहब कह रहे हैं नमस्कार सर, विद्यालय में 8 अध्यापक की जगह 3 अध्यापक है, उसमें भी एक दृष्टिबाधित है। 100% रिजल्ट। दूसरा BLO है जिसके पास 20 किलोमीटर के दायरे के 5 गांव में 1300 मतों का कार्य है और 125 से 150 बच्चे हैं। विद्यालय में नामांकित है, पोशाहार भी चलता है। ऑफिस और बाहर के इतने काम हो जाते हैं कि पढ़ाने का समय कैसे निकालें। अमजद खान साहेब, आपके इससे मैंने 100% जो है दृष्टि बाधित है, और दूसरा 80% BLO है। BLO है तो और उसके बाद में 20 किलोमीटर के दायरे के 500 गांव हैं, तो इसी से आप गतिविधि निकाल सकते हैं कि 1300 मत हैं और 20 किलोमीटर है, तो उसको कितने बार एक घर का विजिट करना पड़ेगा। इस तरह की गतिविधि को आप निकाल सकते हैं। पर अमजद खान साहब, जो आप अगर अपने स्कूल के पूरा विवरण देते तो हम आपके CBO साहब को बता भी देते कि आपके विद्यालय के विजिट करने के लिए, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए। कमलेश कुमार जी जोशी कह रहे हैं सर पोर्टफोलियो में कौन से पत्रक रखने हैं। तो पोर्टफोलियो का पत्रक से कोई प्रावधान है RKSM BK में नहीं है, फिर भी आप विद्यार्थी से संबंधित जो भी प्रपत्र है उसके जो है असेसमेंट का जो बेसलाइन असेसमेंट का जो पत्र आया या उसके द्वारा कोई भी गतिविधि में पार्टिसिपेट किया है तो वो आप है वो उसमें ला सकते हैं। प्रेरणा जी लिखती हैं कि रोल प्ले 1 से 5 के लिए भी साझा कीजिए। धन्यवाद साहब। प्रेरणा सनाडे वो है, तो ठीक है,
मैंने जैसा बताया कि कुछ रोल प्ले के भी और कुछ और तरह की गतिविधियां भी हम लोग आपको है आगामी वेबिनार से शेयर करना प्रारंभ करेंगे। महेश जी मेहता कह रहे हैं कि सर नमस्ते, मेरा ये सवाल है कि क्या इस बार कक्षा 8 के बोर्ड एग्जाम किताब के साथ साथ कार्य पुस्तिका को भी शामिल किया जाएगा? निश्चित रूप से 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा होगी और उसमें कार्य पुस्तिकाओं को भी शामिल किया जाएगा और बाकी कक्षाओं के लिए है वो SA1 SA2 SA3 ही होगा और बोर्ड कक्षाओं के लिए भी 5वीं 8 के लिए भी SA1 जो SA2 होगा उसके जो इंटरनल जो मार्क्स होंगे आपके उसी के आधार पर तय किए जाएंगे। फिर पूछा जाता है कि कार्य पुस्तिका में 4 से 5 कार्यपत्र के बाद आंकलन दिया गया है, उनकी जांच कैसे करनी है, मार्किंग दे करके या ग्रेड टिप्पणी लिख के? जैसा मैंने पहले बताया था कि आपको अपनी कार्य पुस्तिका को पढ़ेंगे तो जान ही जाएंगे कि आपको उसके बाद में किस तरह से कमेंट करने हैं। एकल शिक्षक वाले विद्यालय में काफ़ी समस्या आती है। निश्चित रूप से कब समस्या आती है, लेकिन हमने तो एक ही क्लास में है तब भी 2 ग्रुप हैं, तो दोनों ग्रुप के साथ में 2 तरह से शिक्षण करना है। एक तो शिक्षण है उनका पीयर लर्निंग होगी, दूसरी उनको टारगेटेड सपोर्ट करना होता है। जब किसी एक ग्रुप को आप टारगेटेड सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसी तरह से किसी एक कक्षा को टारगेटेड सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो दूसरी कक्षा अपनी गतिविधियों में अपनी कार्य पुस्तिका के साथ व्यस्त रहती है। इसलिए इस तरह से इसको मैनेज किया जा सकता है। फिर एक कार्य पुस्तिका के 4 पत्र के बाद में आंकलन दिया है, फिर दोबारा वही सवाल लौट के आया है। और प्रियंका कुमारी कह रही कि सितंबर तक वर्कबुक में कितने कार्यपत्र तक करवाने हैं? आप कार्य पुस्तिका को पढ़ेंगे तो वहाँ पर अंकन है कि कब कितना वर्कबुक पूरा होना है। आप प्लीज़, आप सबसे आग्रह, मेरा सबसे पहला आग्रह है कि SMBK के उद्देश्यों को समझें, RK SMBK के उद्देश्यों को समझें। दूसरी बात यह है कि आप है वो अपनी वर्कबुक को पढ़ें, गतिविधि आधारित शिक्षण क्या होता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमने आप लोगों के लिए ऐप है वो डिज़ाइन किया है। ऐप को डाउनलोड करें और ऐप को जब डाउनलोड करेंगे और आप लॉगिन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। इसके बाद में है सर क्या हम यूट्यूब पे गतिविधियों का वीडियो डाल सकते हैं? तो डालिए ना आप, कौन रोकता है? अगर आपको उसको बनाने के लिए सबसे पहले बनाना होता है और बनाने के लिए गतिविधियां जानना जरूरी होता है और जानने के लिए होता है कि हम लोग कार्य पुस्तिकाओं के बारे में भी जानें। अब हमारे साथ में रमेश चंद्र जी यादव, कंप्लीट अपडेट कब तक आएगा? सर ऐप में है, बहुत जल्दी पूरा आ जाएगा। जब से आपका SA1 शुरू होगा उससे पहले पहले कंप्लीट अपडेट आएगा और SA1 के बाद में जब आप स्कैन कर करके आंसर बुक्स है OCR है वो अपलोड कर देंगे तो हर एक विद्यार्थी का दक्षता आधारित आंकलन भी आप तक पहुंच जाएगा। ये है मीना जांगीर, ये कहती है सर वर्कबुक से मिडिल असेसमेंट कब लेना है? इसके बारे में मैंने बता दिया, SA1 SA2 और SA3 तीनों होने हैं। और अब है हमारे साथ में डीके कहती है कि स्कूल रेडीनेस पर डिटेल से चर्चा करें। हम अलग से एक प्रोग्राम रख लेंगे स्कूल रेडीनेस के बारे में, ये RKBSN का अंग नहीं है। और अब हमने कुछ ऐसा भी शुरू किया कि छोटे छोटे वीडियोज, जो मैंने जैसा बताया कि वीडियो कंपटीशन हम कराने वाले हैं, उसके बाद में आप लोगों के साथ में उन्हें भी शेयर करेंगे। सालू मिश्रा की कलम से, सालू मिश्रा आज सबके सब कमेंट्स आपके द्वारा ही आने। आपने कहा है कि मैं आपके माध्यम से शेयर करना चाहूँगी कि मैं हमेशा मेरी स्वरचित कविताओं के माध्यम से पढ़ाती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन कविताएं शालू जी ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को अच्छी लगे। आप ये ऐसी कविता समझाएंगे कि है मेरे घर के रोशनदान के कलम से झांकता है सूरज, लाता है उसमें से छन के आती है किरणें, तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा। आपकी कविता हो सकता है कि बहुत उच्च श्रेणी की हो, लेकिन बच्चों के लिए आनंददायी नहीं होगी। तो ऐसी कविताएं हो जैसे रोज सवेरे कुल्फी वाला मेरे घर को आ जाता, तो बच्चों को थोड़ा सा आनंद आएगा। तो इस तरह की कविताएं आपको लोग भी शामिल करनी चाहिए। मोहम्मद फ़हीम है, वो कहते हैं टीचर को बहुत दिक्कत होती है मोबाइल से ऑनलाइन वर्क कराने में, समय काफ़ी लगता है फिर भी समय पर ऑनलाइन नहीं हो पाता। हम लोग ऑनलाइन टीचिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन टीचिंग की बात नहीं कर रहे। RKSMB की जो कार्यक्रम है उसमें हम वर्कबुक की बात कर रहे हैं जो क्लासरूम में होती है और क्लासरूम में बच्चों के पास होती है और टीचर भी उनके मध्य होता है, उनके साथ बैठ करके जाते हैं। डियर सर, कार्य पुस्तिका के आंकलन दिया है, बार बार यही है। एक है रामेश्वर चौधरी, इनका बहुत बड़ा सा सवाल है। मैं इस सप्ताह को सोमवार को बच्चों को संप्रेषण कौशल, अभिव्यक्ति कौशल के विकास हेतु कक्षा 6-7 के लिए आशु भाषण गतिविधि कराई।
जिसमें जितने कक्षा के छात्र थे सबने अपने परिवेश के आसपास के बिंदु को शामिल किए, जैसे प्यारी दादी, माँ, पेड़ का महत्व, स्वास्थ्य आदि बिंदुओं को शामिल किया। बहुत अच्छा किया रामेश्वर जी चौधरी। हमें ऐसे ही शिक्षकों के जो गतिविधियां हैं उनका है, इंतजार है, उनकी प्रतीक्षा है। और मेरा ये भी आपसे सलाह है कि इस तरह के टॉपिक्स लीजिए जिससे कि उनकी अभिव्यक्ति है वो उसमें निपुणता आ सके, उसको परिष्कृत उनको परिष्कार कर सके हम लोग। ऐसी गतिविधियों को आप अपने भाई के बारे में क्या कहते हैं, 4 शब्द भाई के बारे में, 4 बहन के बारे में, 4 अध्यापक के बारे में बताएं, 4 परिवेश के बारे में। इस तरह की गतिविधियों को भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे मैंने देखा कि जो 4 और 5 साल के, वो अपने दादाजी की नकल करते हैं कि मेरे दादाजी ऐसे चलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे खाँसते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं केवल इस बात के लिए उनको तैयार करती है कि वो पूरी कक्षा के बीच में किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि करने में झिझक महसूस नहीं करें। सबसे बात है कि उनके अंदर प्रकटीकरण का, प्रस्तुतिकरण का डर है ना, वो दूर हो जाए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और है हमारे साथ में रामेश्वर जी मीणा, वो कहते हैं कि हम लोग यूट्यूब पे हमारे वीडियो डालें, ज़रूर डालें, हम भी देखेंगे, हमें भी आप अपना यूट्यूब लिंक है वो शेयर करें। सतीश कुमार जी शर्मा कहते हैं कि सर RKSMB के गतिविधि कराने में मोबाइल का उपयोग टीचिंग एड के लिए कर सकते हैं क्या? मोबाइल का उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल का उपयोग करेंगे तो वो एक विद्यार्थी को दिखाएंगे, 2 को दिखाएंगे, सभी विद्यार्थियों को एक साथ नहीं दिखा पाएंगे। हाँ, अगर आप आपके मोबाइल से कोई ऐसा मूवी है, ऐसा क्लिप है जो आप है स्क्रीन के माध्यम से है वो स्मार्ट बोर्ड पर दिखाना चाहते हैं, या दीवार को स्क्रीन बना के दिखाना चाहते हैं, सब बच्चे एक साथ देखें, तो ज़्यादा है वो लाभकारी रहेगा। वरना है वो आप किसी विद्यार्थी को, एक विद्यार्थी के केंद्रित हो जाएंगे। शिवराज जी कुर्मी हैं, वो कह रहे हैं ये सार्थक वेबिनार, बहुत बहुत साधुवाद। बच्चों को मिट्टी के खिलौने बनकर शाला में लाने के हेतु प्रेरित किया जा सकता है। आज ही प्रार्थना सभा में मैंने बच्चों को गतिविधि से जुड़ने के लिए प्रेरित किया, आनंददायी शिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। शिवराज जी, बस यही उद्देश्य है। आप है विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों से मिलकर गतिविधियां बनाएं, लेकिन गतिविधियां बनाते समय ये ध्यान रखें कि वो हमारी विषय वस्तु से कहीं ना कहीं संबद्ध हो। अगर हम लोग कुछ है ऐसी गतिविधि बना रहे हैं जिसका कोई संबंध नहीं है वहाँ, तो फिर हमारा जो है वो गतिविधि बनाना और गतिविधि का उपयोग लाना निरर्थक हो जाएगा। ममता जी कह रही हैं कि सर जी SMB के RKSMB के ऐप से मेरी स्टाफ ID अमान्य बता रहा है, तो आप अपनी ID है वो अपडेट कीजिए, चेक कीजिए। अगर आप तृतीय श्रेणी लेवल प्रथम में हैं तो आपका जरूर है वो लॉगिन होना चाहिए। मुझे पाठ्य पुस्तक और ब्रिज कोर्स वाली कार्य पुस्तिकाएं भी अभी नहीं मिली है, तो आप अपने PO से संपर्क करें, या फिर यहाँ हनुमानगढ़ में है, मैं हनुमानगढ़ के विद्यालयों से बात करता हूँ। आप एक्चुअली राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में हैं, इस कारण से आपको शायद नहीं मिल पाई होगी। मैं संस्कृत डिपार्टमेंट से भी बात करूँगा कि हनुमानगढ़ में रावतसर ब्लॉक में ये दतौर वाला जो गाँव है वहाँ पर ये पहुँची जाए। इसके बाद में है कि आपसे निवेदन है कि वेबिनार है जूम के स्थान पे यूट्यूब पे किया जाए तो अधिकाधिक संख्या में गुरुजन जुड़ सकेंगे। इसका सवाल मैं जरूर देना चाहूँगा और आप सब लोगों के लिए कि हमारा जो डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल है उस पर कोई भी जो VC होती है, वेबिनार होती है, कार्यक्रम होता है, उसकी पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग, जो आज भी हमारी बात हो रही है उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे उपलब्ध रहती है। आप लोगों का सबका स्वागत है, उस पर आप जरूर आइए। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पिछली 2 वेबिनार है उस पर हमें बहुत सारे लोगों का हिट मिला है, हज़ारों लोगों का हिट मिला है, और पिछले सारे रिकॉर्ड्स हैं पिछली 2 बार की जो मेरी VC हुई है उसमें टूटे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज भी मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगा कि इसके बाद में आप वेट कीजिएगा, अभी पिछले 2 जो वेबिनार हुए हैं उसकी रिकॉर्डिंग वहाँ है, अगली रिकॉर्डिंग आपको वहाँ मिल जाएगी। रजनी है, वो कह रही है कि ग्रुप 1 में जो बच्चे क्लास लेवल में के हैं उन्हें वर्कबुक पर काम करवाना है क्या? बिल्कुल करवाना है। वर्कबुक है दोनों तरह के बच्चों के लिए है। हाँ, केवल इतना सा है कि पीयर लर्निंग के लिए और आपके जो है टारगेटेड सपोर्ट के लिए दोनों ग्रुप अलग अलग बनाए हैं, जिससे कि उन दोनों ग्रुप्स को आप चाहें तो एक ही गतिविधि में दोनों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और चाहे तो दोनों ग्रुप के लिए 2 अलग अलग गतिविधियां भी करवा सकते हैं। मनोज कुमार जी बारूपाल कहते हैं कि सर बेसलाइन असेसमेंट के बाद कुछ नए बच्चों का प्रवेश भी सितंबर 2022 में कक्षा 1 से 8 तक हुआ है, उनका बेसलाइन भी लेना है। जी हाँ, जरूर, क्यों नहीं,
बिल्कुल उनका बेसलाइन भी लीजिए और बेसलाइन लेने के उनको अपने अपने ग्रुप के साथ में अटैच करिए। हमारे प्रत्येक बच्चा जो हमारे कक्षा का विद्यार्थी है, चाहे उसका प्रवेश पहले हुआ है चाहे बाद में हुआ है, वो हमारे लिए एक विद्यार्थी है जिसका कि हमें दक्ष बनाना है। चाहे उसकी बैक ग्रेड की दक्षता हो चाहे उसकी एड ग्रेड की दक्षता हो, उन दोनों को हासिल करना उसका अधिकार है। और इसके बाद में है फिर ममता भामू जी कहती है, सर जी मेरे पास 1 से 5 तक के लिए एक ही कमरा है, उचित शिक्षण करवाने क्या बताएं। एक कमरे में 2 ग्रुप बना करके 2 जगह बैठे जाते हैं, तो एक कमरे में 5 शिक्षक हैं, 5 चेयर लेके बैठ सकते हैं, तो बच्चे तो नीचे भी बैठ सकते हैं, टेबल्स पे भी बैठ सकते हैं। तो हमें ग्रुप एक ही कक्षा में एक ही कक्ष में 2 बार बनाना है। और रजनी पूछ रही है सितंबर के बाद क्या कहना चाह रही है। सितंबर के बाद हमारे यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है कि सितंबर के बाद है वो SA1 होने वाला है। आप सब लोग तैयार रहें। और साथ साथ में सितंबर के बाद जो महीना आएगा अक्टूबर में, उसमें 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती आने वाली है और साथ में आने वाला है दिवाली की छुट्टियाँ। उसमें भी हम लोग हमारे बच्चों को इस बात के लिए तैयार करके भेजेंगे कि आप है वो दिवाली के आनंद के साथ साथ में ये जो गतिविधियां हैं वो अपने घर पे भी करें। इसके बाद में मंजू जी सारण कह रही हैं कि सर प्राइमरी क्लास में 2 ही टीचर हैं, एक टीचर जिसको गणित पढ़ाना होता है वो MDM संभाल रहा होता है, क्लासेज है कंटिन्यू नहीं हो पा रही होती है। हमारा RKSMBK का गतिविधि आधारित शिक्षण है, उसका प्रमुख उद्देश्य एक ही है कि क्लासरूम में हमारे 2 ग्रुप्स बैठे होते हैं। जब 2 ग्रुप्स बैठे हुए होते हैं और जिनमें पीयर लर्निंग भी हमारे इसका कॉन्सेप्ट का मुख्य पिलर है, तो पीयर लर्निंग जब हो रहे होते हैं तो शिक्षक अगर है भी तो वो टारगेटेड सपोर्ट में व्यस्त होता है। तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है जो आपने उठाई है। इसके बाद में है वो प्रीति गौतम है, वो दोबारा कहती है सर आपके पास कैसे सेंड करेंगे वीडियोज। हाँ, हम लोग है आप लोगों को जल्दी ही एक लिंक उपलब्ध कराएंगे, उस लिंक पे आप अपने वीडियो का है लिंक वो भिजवा देंगे और उस लिंक के माध्यम से हम लोग है आपके वीडियोज को देखेंगे और देखने के बाद में उस पर हम लोग अपना जो है वो ऑब्जर्वेशन करेंगे। स्टेट लेवल पे एक टीम होगी जो उसको देखेगी। हेमलता जी मेहंदी रखता है, मलिंदा जी कह रही है आकलन प्रपत्र को हल करवाकर पोर्टफोलियो में फाइल लगवा सकते। बिल्कुल लगवाइए, उस बच्चे की गतिविधि की कोई भी बात है वो आप उसको वहाँ लगाएंगे। और इसके बाद में मीनाक्षी कुमारी कह रही कि सर क्या मैथ्स सब्जेक्ट में कार्य पुस्तिका और बुक दोनों के सिलेबस टाइम पर हो पाएगा क्या। कार्य पुस्तिका में सिलेबस है ही नहीं, हम लोग है क्योंकि आदी हो चुके हैं सिलेबस कंप्लीशन का। विद्यार्थी को विद्यालय आने का उद्देश्य है सीखना, प्रमुख रूप से सीखना होता है और सिलेबस नहीं होता। एक विद्यार्थी का केवल सिलेबस पूरा करा दिया जाए और वो कुछ भी नहीं सीखे तो हमारा जो अध्ययन अध्यापन का उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है। तो कार्यपुस्तिका है वो आधारित है शिक्षण पे, अधिगम पे। हम लोगों को उस बच्चे को कौन कौन सी चीज़ों में दक्ष बनाना है, किस तरह से वो कितनी बातें सीखे। इसलिए सिलेबस का RKBSM में विशेष नहीं है। हमने 4 पीरियड वैसे भी आपको दिए हैं, उसके बाद में है जो नेक्स्ट हमारा SA1 हो जाएगा उसके बाद में 6 पीरियड्स है वो बाकी के लिए रहेंगे, लेकिन जो एग्जाम का जो हमारा पैटर्न रहेगा आंकलन का वो कार्यपुस्तिका ही रहेगी। पुष्पलता पारिक जी कहती है कि यदि शिक्षक है होने पर ही क्या लिखा है प्रकार से शिक्षण कराएं, किस प्रकार से शिक्षण कराएं, शिक्षण शिक्षक होने पर ही किस प्रकार से शिक्षण कराएं। शिक्षण जिस प्रकार से शिक्षक कराते हैं उस प्रकार से शिक्षण कराना है। और सवाल आपका स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैं जो समझ पाया हूँ उसका अर्थ ये है कि आप लोग कार्य पुस्तिकाएं जब आपके पास है तो आप कैसे करें। तो मैंने जैसा बताया कि कार्य पुस्तिका का उपयोग है वो गतिविधि आधारित है। किसी भी कॉन्सेप्ट में कार्य पुस्तिका का जो शुरुआत जो हो रही है वो किसी न किसी विषय वस्तु से हो रही है, उस गतिविधि की, उस वर्कशीट की। उस गतिविधि के आधार पर आप लोग सबसे पहले बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था आपको, सबसे पहले उसको उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर विद्यार्थी कुछ न कुछ ज्ञान अपने परिवेश से लेके आता है, उस ज्ञान के आधार पर समन्वित करेंगे किससे, गतिविधि से। और जो आपका विषय वस्तु है उस गतिविधि को आप वहाँ करेंगे और उसके आधार पर ये आप
अध्यापन कराएंगे। और अब है मानक श्रृंगी, जो कह रहे हैं कुछ बच्चों ने वर्क कुछ देरी से मिली है, उन्हें बेसलाइन असेसमेंट पेपर लेकर के नंबर ऑनलाइन कर चुके हैं। पुनः वर्कबुक में बेसलाइन लेना, पुनः नहीं लेना है, जिन लोगों ने का नए बच्चे हैं उनका लेकर के आप लोग सबमिट कर दें, आपका ग्रुप है वो बढ़ जाएगा। और इसके बाद में सुनीता जी वो कहते हैं कि पोर्टफोलियो में कौन कौन सी चीज़ें लगानी है। पोर्टफोलियो में है बच्चे की गतिविधि के आधार पर अगर उसने कोई इनपुट दिया है तो ऐसी चीज़ें जो उसके कार्य के को विवरणित करती है तो उसको ज़रूर लगाना है। दीपक जी मीना साहब कह रहे हैं सर ऐप चल नहीं रहा है। ऐप चल रहा है, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उसको डाउनलोड किया है और लेने के बाद में चेक किया है। आप अपने दूसरे शिक्षक के साथ मिलिए, हो सकता है कि किसी तरह की कोई तकनीकी है कमी हो। शंकर लाल जी टेलर कह रहे हैं कार्य पुस्तिकाएँ बच्चों के लर्निंग गैप को दूर करने में बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। कार्य पुस्तिकाओं में दी गई गतिविधियाँ भी बहुत अच्छी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर लाल जी। और इसके बाद में कमलेश जी मार्जी जोशी कह रहे हैं अब सर विद्यालय की सही से शुरू हो गए, बच्चे भी विद्यालय में आने लगे, तो आलम है पोर्टफोलियो की आवश्यकता ही कहाँ। कमलेश जी किसने कहा कि पोर्टफोलियो की आवश्यकता है? पोर्टफोलियो के विकल्प के रूप में आपके पास तो पूरी की पूरी वर्कबुक है। वर्कबुक में गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को आप कराएं। उस विषय वस्तु से संबंधित गतिविधियां आप बना सकते हैं तो बनाएं, कहीं से प्राप्त कर सकते हैं तो प्राप्त करें, और ऐसा शिक्षण दें कि बच्चा जो आपका उद्देश्य किस चीज़ को सिखाने का उसको सीख जाए। अब मैं अंतिम प्रश्न है ना वो आपसे ले रहा हूँ। अंतिम प्रश्न है, वो समय मेरा लगभग पूरा हो गया है, तो अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ। वो सवाल ये है प्रश्न कि सर समूह को दो अलग अलग में पढ़ाया जाए तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। हम 5 शिक्षक हैं, क्या हम दो समूह के दो बच्चों को अलग से पढ़ा सकते हैं? हम समूह 2 के बच्चों को अलग से पढ़ा सकते हैं? अब मैंने आपको शुरू में बताया था जब हमारी पहली वेबिनार थी, समूह 2 अलग अलग बनाने का अर्थ ये कतई नहीं है कि किसी एक समूह के बच्चे हैं वो कम जानते हैं और दूसरे समूह के बच्चे ज़्यादा जानते हैं। हाँ, केवल इसलिए है कि जो एक समूह है उसके विद्यार्थियों की दक्षता की प्राथमिकताएं अलग अलग है, जो उसे सीखना उसकी प्राथमिकता कुछ अलग है। दूसरे ग्रुप की प्राथमिकता और सीखने की जो गति है वो अलग अलग है। दोनों की सीखने की गति और जो आपके दक्षताओं की प्राथमिकता ये दोनों अलग अलग हैं। इस कारण से हमने 2 अलग अलग समूह बनाए हैं। कतई ऐसा न करें कि एक शिक्षक किसी एक समूह को पढ़ाए और दूसरा शिक्षक किसी दूसरे शिक्षक ग्रुप को पढ़ाएं। दोनों ग्रुप को वही शिक्षक पढ़ाए, क्योंकि आपके जो अध्यापन है, आपकी गतिविधि का जो आपने वहाँ पे प्रदर्शन किया है, जिसमें बच्चों ने भागीदारी की, उसका लाभ है दोनों ग्रुप के बच्चों को मिल सके। आज का समय पूरा हुआ, आपने बहुत लोगों ने बहुत जुड़े और करीब 1100 पार्टिसिपेंट अभी मेरे साथ में हैं, और सवालात इतने हैं कि मैं इस छोटे से समय में उनके जवाब देने में समय नहीं, क्योंकि मेरे साथ में समय की सीमा है। लेकिन हम लोग फिर मिलेंगे अगले वेबिनार पे। उस वेबिनार में हमारे साथ होगी किसी न किसी विषय की गतिविधियों के आधारित शिक्षण की तकनीक। हम लोग आपसे बात करेंगे, बहुत सारी गतिविधियां लेके आएंगे। 1 घंटे में जितनी गतिविधियां आपको बता सकते हैं उसके बारे में बताएंगे, कुछ करके दिखाएंगे। हो सकता है हमारे पास कोई वीडियो होगा तो वो भी चलाएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा शिक्षक है वो सब काम करे जिससे कि वो अपने कक्षा में अपने शिक्षण को बेहतर बना सके, और हमारा विद्यार्थी है वो बड़ी आसानी से, मनोरंजक तरीके से, आनंददायी तरीके से और आसानी से अधिगम कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।